अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं परसोना और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। आज के इस शो में हमारे साथ शामिल हैं तहसीन चिश्ती। परफॉर्मिंग आर्ट्स का शायद ही कोई ऐसा मीडियम होगा जो इन्होंने ना कर रखा हो। गाना गाने से गाना लिखने और कंपोज करने तक, एक्टिंग से डायरेक्शन तक, म्यूज़िक सीखने और म्यूज़िक सिखाने तक। और कहते हैं कि ये एक्सप्लोरेशन ही किसी आर्टिस्ट की पहचान होती है कि वो अपने फ़न में कितना खोजी है। तो आइए मिलते हैं। कैसे हैं तहसीन आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा लगा आज हमारे पास आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू कि आपने बुलाया अपने शो आपका में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तहसीन, सबसे पहले तो ये कि जो भी आज हम बात करेंगे मुझे बिल्कुल भी इतना नॉलेज नहीं है। आपको लगे कि कोई बात टेक्निकली दुरुस्त नहीं है तो वो मुझे डन है। करेक्ट कर दीजिएगा। डन है, डन है। अच्छा तहसीन, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जो इतना सब कुछ माशाल्लाह कर रहे हैं, इसकी इब्तिदा कब और कैसे हुई? इसकी इब्तिदा सच बात है कि मुझे खुद नहीं पता। ग्रेजुअली सारा कुछ मतलब मिक्स होता गया, क्योंकि अगर म्यूज़िक देखा जाए तो म्यूज़िक तो मैं सुन ही रहा था अपनी फैमिली में बचपन से। मतलब बड़े बड़े लोग, मेरे जो दादा थे, दो ही वॉज अ ग्रेट नाथ वहाँ पाकिस्तान, मोहम्मद आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो वो उनका बड़ा ऑरा था हमारे घर में, और उनकी बड़ी वो होता नहीं, आप देख के आप आइडियलाइज कर रहे होते हैं। अभी आपको पता नहीं होता कि आइडल क्या होता है या किस तरह होता है। तो वो उनका एक ऑरा था। हम मतलब बचपन की बात है, उनको देख के बड़ा फैसिनेट करते थे हम। मैं तो करता था एज माय ग्रैंडफादर, मगर मुझे नहीं पता था कि उनका लेवल क्या है या उनका क्या मकाम है जी। और बहुत से लोग घर में आया करते थे। गुलाम अली, फरीदा खानूम उनकी बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छे। तो ऐसे ऐसे टॉप नॉच म्यूजिशियंस उस दौर के, नज़ाकत सलामत अली खान साहब, मेहदी साहब। तो ये लोग, मैं बचपन से इनको देखता था अपने घर में, उनके साथ आना और दोस्तियाँ और ये वो। म्यूज़िक तो मुझे पता कि वो स्टोरी तो थी नेचुरली। फिर ऐसा हुआ कि मेरा एनसीए में एडमिशन हुआ। मैं अब बात यह है कि हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। अगर तो आप में वो टैलेंट है जी। तो वो प्लेटफॉर्म की जीत है कि वो उसमें से आपको निकाल दे आपके अंदर जो जो कुछ है। बिल्कुल। तो एनसीए वाज द ओनली, एंड आई एम लकी कि एनसीए ने मुझे मेरी जो इन बिल्ट मसाइल थे ना, जो आर्टिस्टिक मसाइल, वो एनसीए ने उभार के सरफेस पे ले आया। क्या एक्टिंग हो गई, लिरिसिस्ट हो गया, मतलब लिखना, डायरेक्शन, वो सारे एनसीए में शुरू हो चुका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कोई डोमेन छोड़ी नहीं जी। मैंने ये नहीं किया कि अच्छा, मैं पहले वक्तों में लोग कहते थे यार एक ही चीज़ होनी चाहिए जी। आप अगर म्यूजिशियन हैं तो म्यूजिशियन रहें, एक्टर हैं तो एक्टर रहें। मगर मैंने कहा नहीं यार, ये एक्सप्रेशंस हैं हमारी लाइफ के। बिल्कुल। किसी एक में सर्टन फंस जाना, मेरा ख्याल है वो बाकी मीडियम का कत्ल करना है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं फ्लो के साथ चलता रहूँगा, अगर काम मिलता रहेगा, इस तरह बात चलती रहेगी तो मैं म्यूज़िक भी चलाऊँगा, एक्टिंग भी चलाऊँगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता एनसीए से लेके अब बिल्कुल ऐसा है। अब मैं व्यूज़ भी कर रहा होता हूँ, मैं स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ, मैं कॉम्पोजिशन भी बना रहा हूँ, मैं गा भी रहा हूँ, मैं जिंगल्स डायरेक्ट भी कर रहा हूँ। मतलब जो मैं सोचता था कि करना है मैं वो कर रहा हूँ। हाँ, चौथा जो पांचवा पता नहीं कितना मीडियम होगा, टीचिंग। मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ। तो मज़ेदार है ये। इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ यार, मैं खुशी से करता हूँ ये, कि मैं सोचता नहीं हूँ कि मैं कभी नहीं थकता कि मैं कहूँ यार बस होगी मेरी। मुझे क्योंकि मज़ा आ रहा है और मैं कर रहा हूँ, बस ये एक मेरा ख्याल है, मेरा एक सक्सेस पॉइंट है कि मैं अपने आप को ये नहीं कहता मैं आज दिल ही नहीं कर रहा, मैं थक गया हूँ। मैं इंजॉय करता हूँ अपने सारा ये प्रोफेशन जो भी है। और आर्टिस्ट की मेरा ख्याल पहचान ही यही है कि वो कितना नए से नया करने में, आगे से आगे बढ़ने में बिल्कुल कितना अपने आप को मसरूफ़ रखता है। यही है। तो जो सिंगिंग है, बाकायदा एज सिंगर काम करना, वो पहचान कब हुई आपको कि मैं सिंगर हूँ या सिंगर ये होता है या मैं ये बनना चाहता हूँ? सिंगिंग ऐसा है कि स्कूल टाइम में मैं जब अनफॉर्चुनेट बात है, मैं कंपटीशन पे गाता था तो मैं विन कर जाता था। अच्छा। और मुझे बुरा लगता था क्यों?
इतने सारे कंटेस्टेंट्स हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे होते थे और मैं कोई मेहनत नहीं करता था। बस मुझे याद है स्कूल में मेरे क्लास फेलोज कहते थे यार तुम ये कंपटीशन में, मैं कहा अच्छा देखते हैं चले जाएंगे क्या है। तो मैं गया, नाथ हो या सिंगिंग हो, मैंने पढ़ना और मैं गाना, मैं विन कर जाऊं, फर्स्ट प्राइज आ जाए। तो जो बाकी लोग थे जो सारा जो इतनी मेहनत किया, वो टाइम ऐसा था अनफॉर्चुनेटली मेरा, मगर शुक्र है कि मेरा जो स्कूलिंग का दौर था उसमें कोई म्यूज़िक टीचर, कोई थिएटर नहीं, कोई ऐसी एक्टिविटी थी ही नहीं कि सिखाया जा सके, कि सिखाया जाए। जैसे अब मैं म्यूज़िक सिखाता हूँ, मैं स्टूडेंट्स का बैंड तैयार करता हूँ, उनको म्यूज़िक सुनाता हूँ, म्यूज़िक एप्रिसिएशन करवाता हूँ, तो मैं वो कंपैरिजन करता हूँ अपने टाइम के साथ कि यार मेरे टाइम में था ही नहीं। मगर फिर भी इतना शुक्र है कि मैं, ऐसा नहीं कि मैं मेरी वो जो स्किल थी वो ख़त्म हो गई या वो इरेज ही हो गई मेरे माइंड से, वो और इन्हेंस हुई, वो ट्रैक पे रहे आप। ट्रैक पर। हाँ, वो सोहबत जो आप कह रहे हैं घर से आपको मिली, मेरा ख्याल उसका असर हाँ, उसका असर, तो वो उसी का शायद असर था कि वो गेम इतनी मज़ेदार और इतने फ्लो में चलती रही। तो बस यही गुड सीन है, मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट है। तो मैं वहाँ मुझे फील हुआ कि यार मैं शायद अच्छा गाता हूँ। मैंने घर आया, क्योंकि मैं देखता था, कभी मैंने इसको सोचा नहीं था कि हाँ मेरी फैमिली में म्यूज़िक इतना रिच है, तो वो ऑब्वियसली वो ट्रांसफ़र होगा जी, वो जीन्स में होगा जी। स्कूल टाइम में कहाँ है, मतलब मैं क्या, हाँ मेरे दादा इतने फेमस नाथ ख्वां हैं तो ठीक है वो हैं, बाकी क्योंकि हम सारे कज़न्स छोटे थे सब, तो ऐसा नहीं था कि मेरे एज उसमें कोई एक को मैं देखता कि हाँ यार ये भी, खैर मुझसे बड़े कज़न्स भी थे एक दो जो, फिर फैमिली में जब थोड़े से एक ऐसे सर्टेन एज में आए तो फैमिली में गेट टुगेदर्स होती थी, तो बच्चे गाते थे सारे, सबसे सुनते थे, सुनाओ तुम क्या सुनाओ तुम सुनाओ। तो तब मैंने फील किया कि हाँ म्यूज़िक का सीन ऑन है, मेरे अंदर पैकेज म्यूज़िक का है। सही सही। फिर मैंने म्यूज़िक सुनना शुरू किया, मतलब पहले जब स्कूल टाइम था तब गाने सुन लिए, फिर मैं स्पेशली तब टीडी की कैसेट्स होती थी, जी जी, वो कैसेट्स खरीदनी शुरू की और किशोर को सुना, रफ़ी को सुना, फिर देखता था। फिर मेरी एक दफ़ा नज़र पड़ी, फरीदा खानम लिखा हुआ है, नाम तो मुझे ऐसा नाम याद नहीं था। मैंने कहा ये तो मेरे घर आती हैं, तो मैंने कहा ये कौन है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मुझे नहीं पता ये लोग कौन थे, मगर मैं देखता था इनको, वो मुझे बिठाती थी अपनी गोद में, प्यार मतलब जिस तरह करते हैं बच्चा छोटा। मैंने कहा ये कौन है, उन्होंने कहा ये फरीदा खानम। तो मैंने ना इंटरनेट होता था तब कि आप इन्फॉर्मेशन दस्ती पकड़ें, बिल्कुल कैसेट पकड़ के मैं देख रहा हूँ, मैं कहा यार ये तो मेरे घर आती हैं। तो ऑनेस्टली वो बंदा कहता है ओ भाई ये फरीदा खानम है, मैं कहा हाँ ये मेरे घर आती हैं। तो कह रहा है अच्छा क्यों, मैं कहा वो मेरे दादा हैं उनकी दोस्त हैं। तब मैंने फिर उन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो लोग मैं देखता था उनकी वैल्यू फिर ऐसी बनना शुरू हुई, फिर मैंने उनको सुनना शुरू किया, फिर मैं उनको कॉपी करना शुरू किया कि मेहदी साहब जो गा रहे हैं मैं किस तरह क्या जगह क्या ले रहे हैं, फरीदा खानम जो गा, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो लकी मैं इस तरह से हूँ कि मेरी जो फाउंडेशन थी वो बहुत ही कोर क्लासिकल और इस चीज़ से थी, मतलब क्या तबला क्या राग या क्या वो सारी चीज़ें मैं ये नहीं कि अच्छा मुझे घर वालों ने कभी फोर्स नहीं किया। चाचू रियाज वगैरह करते थे प्रैक्टिस, तो मुझे कहते थे आओ, मैं मेरा नहीं दिल कर रहा इस तरह ना। तो जब मैंने प्रोफेशनली म्यूज़िक समझना शुरू किया तो फिर रियाज भी करना शुरू कर दिया, मगर उसके बाद मैंने सब जॉनर्स कवर किए, सुने भी, गाए भी, रॉक भी, पॉप, जो मर्जी, मगर मेरा जो फाउंडेशन था वो मुझे हिला नहीं कोई सकता, वो उस वक्त भी कोई नहीं, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग हो चुका है, वो हो चुका था तब कि अभी मैं वो बच्चों को देखता हूँ तो मैं बस यही मेरा उनसे इशू होता कि तुम लोगों की फाउंडेशन बड़ी वीक है, तुम जो सुनते हो सुनो, मैं भी सुनता हूँ, मगर जो असल में जिसके थ्रू चलना चाहिए ना वो मिसिंग है आजकल के बच्चों में जी, ये मसला है।
तो बस ऐसे फिर म्यूज़िक लाइफ ऑन हुई मेरी, तो बस चलते रहे। सही। तो ये भी क्या फ्लो में हुआ कि आप सिंगिंग करेंगे फिर बाद में अपना गाना लिखेंगे भी, कंपोज भी करेंगे, ये फ्लो में हुआ या अल्टीमेटली आपके जहन में था कि आप ये सब खुद करेंगे एक दिन? ये बिल्कुल नहीं था ऐसा, अच्छा। कुछ भी नहीं। मतलब सही। एक बार ऐसी स्कूल टाइम की बात है कि मैं ऐसी प्रैक्टिस रियाज कर रहा, क्योंकि हारमोनियम पड़ा होता था तो मैं उस पर, तो मैंने एम नोट्स करके ना एक चीज़, एक कॉम्पोजिशन बनी। अच्छा। हाँ, जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। सही। मैंने ऐसे नोट्स के एक कॉम्बिनेशन बना के एक कॉम्बिनेशन बनाया और हम लाइक कि ये कोई नई चीज़ है, अभी लिरिक्स नहीं है उसमें। मैंने खैर उसको दोबारा याद किया पहले। अच्छा, होता ये कि जब आपको एक चीज़ जिसको हम कहते हैं कि आमद होना टाइप जिसको कहते हैं, जी। तो वो आप सोच के नहीं करते। आज भी मैं जब कोई कॉम्पोजिशन बना रहा हूँ तो मैं बैठ के उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाता, मेरे ऑटोमेटिकली स्केल एक सेट होता है और नोट्स एक फाइनलाइज हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग। उसको फिर मैं प्रैक्टिकली करता हूँ कि जो अभी मेरे जहन में आया है वो प्रैक्टिकली करने में कितना अच्छा लग रहा है। तो उसको माइंड से निकाल के देखता हूँ कि अच्छा हाँ ये ठीक है, हाँ यहाँ ये नोट चेंज करने में ये ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा। तो वो टीन एज में ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते एक कॉम्पोजिशन बनी और मैं बड़ा खुश हुआ कि फिर मैंने कहा मैं अपने पेरेंट्स को या चचा लोगों को सुनाऊंगा, मगर पहले इसको लिरिक्स इसमें कहीं फिक्स करने हैं, फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करके सुनाऊंगा कि मैं ये बना क्या है। फिर मैंने अच्छा, अब पोइट्री पढ़ने से जो मेरा रीडिंग था वो यहाँ से शुरू हुआ। मैंने शहजाद अहमद एक पोइट हैं थे, शहजाद, खूबसूरत शहजाद अहमद हो गए और अहमद फराज। सही। इनकी का बुक्स ऑब्वियसली पढ़ी होती थी घर पे। मैंने ये दोनों बुक्स उठाई, शहजाद अहमद साहब और अहमद फराज की, और मेरा ख्याल है अहमद फराज की वो तन्हा तन्हा जाना जाना उनकी जो थी बुक का नाम था, ये टाइटल। तो उसमें उनकी जो है बहुत खूबसूरत गज़ल थी कि उसको मैंने फिर उस कॉम्पोजिशन में वो फिक्स कौन किया। सी थी? वो थी कबाएं कुतर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, चलो हम भी कुछ दिन शहर में, हाँ उनके शहर में हाँ गुजर के देखते हैं, सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात भर जुगनू ठहर के देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैंने पढ़ी। अब वो मुझे पढ़ने का भी एकदम से वो भी सीन ऑन हो गया, मैं फिर वो बुक्स भी खरीदने लग गया। सही। क्या नाम है, अहमद नदीम कासमी साहब की, क्योंकि ये भी आया करते थे घर पे। अहमद नदीम कासमी की पढ़ना शुरू की, अहमद फराज पढ़ना शुरू किया, फिर गालिब साहब की तरफ आए, फिर एक बार। तो ये मेरे टीनेज में ही मैं हरकतें कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी पॉकेट मनी जमा कर रहा हूँ और मैं जाके ये या तो कोई ख़रीद रहा हूँ गज़ल की कैसेट, या मैं कोई बुक ले रहा हूँ ये पोइट्री की, इस तरह की शायरी। तो ये मैं मतलब ये कोई बता ही नहीं रहा मुझे, सही। कोई नहीं कह रहा मेरे घर में कि ये पढ़ा करो। पता नहीं, शायद वो देख रहे थे कि ये कर रहा है तो करने दो इसको, करने दो। तो भाई ये मैं करता था। साइकिल पकड़ी, बुक शॉप गया, उनसे पूछा कि देखा अच्छा अहमद फराज की एक नया आ गया है, तो वो उठा ली। तो ये मैं मतलब कोई बता नहीं रहा और ये मैं कर रहा हूँ। तो ये बस वहाँ से फिर कॉम्पोजिशन का एक वो जन्म हुआ, जब मैंने, मुझे याद भी नहीं वो क्या कॉम्पोजिशन बनाई थी मैंने, खैर उसको मैंने किसी तरह लिरिक्स फिक्स करके, तो बस इस तरह वो अब ये कि मैं अब कोई भी कॉम्पोजिशन बनाते हैं या कोई भी म्यूज़िक पीस, तो उसको मैं सुनता हूँ और उसको फिर सोचता हूँ कि अच्छा, मगर उसको ये मैं प्रोसेस में रखता हूँ, मगर मैंने कभी ज़बरदस्ती नहीं की कि मैं बैठ के कॉम्पोजिशन बनाऊँगा, कभी नहीं। मैं उस स्केल को सुनता हूँ सही, डिफरेंट तरीक़ों से, किसी भी एक टाइम पे वो हिट करता है और वो एक चीज़ डेवलप हो जाती है।
तो ये प्रोसेस बड़ा अजीब है, ये बहुत तो अजीब है। ये है सही बात। ये वाकई कंपोज करना इटसेल्फ एक बहुत गॉड गिफ्टेड चीज़ है। ये आपको ये कोई नहीं सिखा सकता, दुनिया में नहीं सिखा सकता कि आओ मैं तुम्हें, या मैंने वो देखा कि ये आपको कोई नहीं सिखा सकता कि ठीक है इसमें इतनी फील डाल लो। हाँ फील कम है, ये थोड़ी सी ना कोई 5% फील, ये नहीं बता सकता कोई आपको। ये टेक्निकली सब बता सकते हैं, स्पीड बता सकते हैं, फील जो है ना वो आपके एक्सपीरियंस और वो आपका जितनी अंडरस्टैंडिंग है वो फील डेवलप करती है आपकी। फील नहीं कोई उस्ताद फील नहीं बता सकता कि हाँ थोड़ा सा फील कम है, ज़रा इसमें फील ज़्यादा डालो। वो अपना जाती टच ही मेरा हाँ वो आपका जाती नेचुरली जो आपके अंदर है वो वो कोई नहीं सिखा सकता कि वो एक्सपीरियंस से ही आता है आपको। और बस इस तरह फिर म्यूज़िक कॉम्पोजिशन और राइटिंग और लिसनिंग सारा। तहसीन ये बताएं कि कोई भी फ़न है उसका खुदादाद होना, ख़ासकर म्यूज़िक का, और फिर उस फ़न को सीखने का शौक़ पैदा हो जाना, ये दोनों इनकी क्या वेटेज है इस चीज़ में कि खुदादाद होगा फिर उसको सीखेंगे भी, ये क्या एक प्रोसेस होता है? मेरा ख्याल है ये वो जो आप कह रहे हैं गॉड गिफ्टेड जिसको आप कह रहे हैं ऐसे है, ये बिल्कुल बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री में सिंगर्स ऐसे हैं जो जिनके अंदर टैलेंट था गाने का। जी। जैसे मेरे में भी था, मैं गा रहा था, प्रैक्टिस नहीं कर रहे मगर गा रहा हूँ और अच्छा ही गा रहा हूँ शायद, क्योंकि वो जाहिर है वो एक ऑब्वियसली अच्छा गाया तो यहाँ तक आप आए। बिल्कुल, तो बिल्ट इन था, वो गा रहा था। मगर जो गॉड गिफ्टेड आपको है, खुदादाद जो है वो भी एक लिमिट है, उसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सही। वो एक लिमिट के बाद आपको खुद समझ आने लग जाएगी कि अब मेरा जो सीन है ना, जो गॉड गिफ्टेड था, वो आहिस्ता आहिस्ता वो मध्यम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही। उसकी अपनी एक स्ट्रीम है, वो गॉड गिफ्टेड आपको लेके जाएगा किसी एक हद तक, वहाँ फिर आपकी अपनी प्रैक्टिस जो आपको लेके जाएगी। मैं जैसे आतिफ असलम जब इंडस्ट्री में आया है, उसका कोई स्कोप ही नहीं था कि वो गाता है या नहीं गाता, बस एक गाना बना, गाया और हिट हो गया। अब आतिफ असलम प्रॉपर वोकल ट्रेनिंग ले रहा है, सीख रहा है। और दूसरा ये जो जिनमें गॉड गिफ्टेड नहीं है, वो अनफॉर्चुनेटली उनके लिए मेरी सिंपैथीज़ हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल है कैरी करना किसी एक आर्ट फॉर्म को, कि हम प्रैक्टिस करके स्पेसिफिकली म्यूज़िक, बाकी मुझे नहीं पता पेंटिंग या दूसरी आर्ट फॉर्म्स का क्या सिनेरियो है जिनको नहीं गॉड गिफ्टेड होता। तो जिनमें नहीं होता, म्यूज़िक में मैंने देखा है, इवन मेरे बैच में एनसीए में हमारे जो क्लास फेलोज थे उनमें बहुत सारे म्यूजिशियंस नहीं थे, उनका बैकग्राउंड भी नहीं था, मगर उनमें जज्बा बड़ा था म्यूज़िक का। बिल्कुल ये कि होता है। म्यूज़िक सीखना है। और मगर उन्होंने इतनी मेहनत की मगर फिर भी वो उस लेवल तक नहीं आ ही नहीं पा रहे थे। तभी मुझे तो हमारे HOD थे रज़ा काजिम, उनसे बड़ी मतलब फिलोसोफर, एक क्या उनका बिल्कुल दुनिया को देखने का एक तरीका बिल्कुल ही अलग था। और हमारे पे उनका बड़ा इम्पैक्ट था, मतलब उस वक्त, क्योंकि उनके लेक्चर के बाद दुनिया फानी लगती थी। उनका लेक्चर एक तो बड़ा लेंथी होता था, तो उनके लेक्चर के बाद जब हम निकलते हैं ना क्लास में, तो हमें लगता था बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ मैं इस वक्त, मैं नॉर्मल किसी इंसान से बात शायद ना कर पाऊँ, ये लेवल था। क्योंकि इतनी रिच उनकी वोकेबलरी थी जो वो हमें ट्रांसफ़र करते थे, बात करते थे। और हम जब वहाँ से कॉलेज वापस जाते थे तो वो एक जोन से निकलना मुश्किल था। आप इतना स्ट्रॉन्ग जोन था वो, को लगता था ये सब फारिग लोग हैं, कौन है ये, क्या कर रहे हैं, ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इस तरह का सीन था। तो एक उसने बड़ा हेल्प आउट किया है चीज़ों को। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी मेरे स्टूडेंट्स आते हैं और मैं उनको असेस करता हूँ कि कौन कितना अच्छा है वोकली या अच्छा, ज़रूरी नहीं कि वोकल आपका नहीं अच्छा तो वो आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नहीं बन सकते।
आप फिर इंस्ट्रूमेंट पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगिंग एबिलिटी आपकी नहीं है या वीक है तो उस पर शिफ्ट हो सकते हैं आप। मगर उसमें भी ये कि अगर तो बिल्कुल ही सीन ऑफ है ना, वो है ही नहीं, तो वो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। मैं अक्सर कह देता हूँ कि यार तुम देखो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तुम लिसनर अगर, क्योंकि लिसनर इटसेल्फ एक म्यूजिशियन होता है, लिसनर जो होता है वो खुद एक म्यूजिशियन है। बिल्कुल। क्योंकि लिसनर की वजह से हम खुद को, जाहिर है इंसान को अप्रिसिएशन चाहिए होती है, कुछ भी कर लें आप अपने लिए कितना कर लेंगे या गा लेंगे, लॉन्गर रन के लिए आपको कोई चाहिए होता है जो आपकी को अप्रिशिएट करे या लोग आपको पसंद करें। तो हैं काफ़ी ऐसे लोग, स्टूडेंट्स भी, जो गॉड गिफ्टेड हैं कि मैंने एक सरगम कही तो उसने दस्ती कह दी। मैं कह रहा हूँ यार, मतलब कोई दुनिया का कोई ताकत आर्टिस्ट को रोक नहीं सकती कि आप कहें यार तुम, और किसी को मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और उससे वो सरगम कही नहीं, कुछ भी छोटा सा पीस, तो वो मेरा ख्याल है कि गॉड गिफ्टेड होने के साथ साथ आपको फिर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सही। कुछ लोग कहते हैं कि हम गॉड गिफ्टेड हैं और काम को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, ये मैंने खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो अगर वो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उतना जो टाइम आपने जाना है ना आगे, वो उससे पहले ही सीन ऑफ हो जाएगा फिर। सही। वो फिर आप गए। गॉड गिफ्टेड को प्रैक्टिस चाहिए हर हाल में। और ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये कहा जाए कि जिस तरह आपने म्यूज़िकोलॉजी में एक डिग्री ली है, बिल्कुल, तो थ्योरेटिकली म्यूज़िक को पढ़ना उसने आपको कितना हेल्प किया प्रैक्टिकली म्यूज़िक करने में? थ्योरेटिकली देखें, हम आदत तो नहीं थी थ्योरी पढ़ने की, और हमारे म्यूज़िक का तो वैसे ही ट्रेंड है कि सीना बसीना प्रैक्टिस करो, उस्ताद आपको प्रैक्टिस कराए, उस्ताद आपको राग तैयार करवाए, बस जी अब आप एक सिंगर हैं। थ्योरी पढ़ना बड़ा मुश्किल है म्यूज़िक की, क्योंकि जब एनसीए में एडमिशन हुआ तो वी वर लाइक, मुझे याद है हम कोई 20 का बैच थे जिनका एडमिशन हुआ था। हम सेकंड बैच थे, हमसे पहले भी थे एक बैच। तो बड़े लोगों को ये वहम था कि एनसीए लाइफ और म्यूज़िक करेंगे बैठ के, गिटार बजेंगे, जैम्स होंगे। ना गिटार बजे ना जैम हुए, थ्योरी पढ़ पढ़ दिमाग उड़ गए सबके। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कौन से स्टेज पे? ये फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में? ओए होए। समझ नहीं आई कि ये क्या हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता लोग छोड़ते जाए। हमारे बैच में जो थे 20 लोग में से आहिस्ता आहिस्ता एनसीए से अब दूसरे डिपार्टमेंट में वो शिफ्ट हो रहे हैं। कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन में जा रहा है, ये सोच करके कि प्रैक्टिकल कम है ही नहीं। है ही नहीं। तो लोग कह रहे हैं कि यार अलहमरा देखो कि तब अलहमरा में बड़ा प्रैक्टिकल, मगर हम वही हमें बताने की कोशिश करते थे कि भाई देखें, पाकिस्तान में मसले ये है कि म्यूज़िक को थ्योरी पढ़े नहीं गया कभी। तो हमें पढ़ा रहे हैं आर्यंस, हमें ऋषिज पढ़ाए जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ऋषिज आर्यंस का क्या रिश्ता है म्यूज़िक से, हमें प्रैक्टिकल क्यों नहीं करा रहे। मगर डीप डाउन एक अनफॉर्चुनेटली जो छोड़ के गए उनके लिए, और अनकॉन्शियसली हम जो ले रहे थे, वो जो एक्सपीरियंस ले रहे थे, मैं तो वैसे भी प्रैक्टिकल कर ही रहा था, घर में देख भी रहा था कि हारमोनियम भी है, सिंगिंग भी हो रही है, तबला भी बज रहा है, तो प्रैक्टिकली मेरा स्ट्रॉन्ग था। उसमें जब थ्योरी मिक्स हुई तो गेम, वो एक बिग बैंग थ्योरी बन गया, वो ब्लास्ट हो गया। तो उनमें और भी बहुत से, राके जमील, नूरी, अली नूर का जो कज़न है राके, वो भी हमारे साथ था। उसका भी प्रैक्टिकल बड़ा, वो ऑलरेडी थ्योरी भी कर रहा था क्योंकि उसका ज़रा फैमिली बैकग्राउंड भी म्यूज़िकली बड़ा। तो अब इन 2-3 लोग बहुत शार्प थे क्लास में, मैं, राके और 1-2 और थे जो ऐसे पिक करते थे चीज़ को, और बाकी कह रहे हैं कि यार ये क्या सीन है। अब हम कह रहे हैं कि यार हम जान के नहीं करते, हम वी आर नॉट ट्राइंग टू लेट ऑल ऑफ यू डाउन कि हम जान के कर दें। वो फिर सर बता रहे कि यार यही वाली बात कि गॉड गिफ्टेड है। आप में से जो लोग हैं उनके लिए पिक करना कोई मुश्किल नहीं है, और जिनका म्यूज़िक से कोई रिश्ता ही नहीं रहा
उनमें से भी होते हैं जो म्यूज़िक पे कर लेते हैं, मगर जो लोग नहीं कर पा रहे वो उनको बहुत टाइम लगेगा, वो नहीं कर पाएंगे। तो बस इसी तरह फिर हमारा एक बड़ा अच्छा तो होते 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 मेरा ख्याल है वी वर लाइक 6 स्टूडेंट्स जो फाइनल ग्रेजुएट हुए। जी, बस बाकी सब जा चुके छोड़ के, वहाँ भी रह गए। मगर ये कि थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं करता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं थ्योरी पे बेस करता हूँ, पहले थ्योरी बताता हूँ कि ये इस तरह, फिर उसको प्रैक्टिकल में लेके आता हूँ, बिल्कुल ताकि ऐसा फिक्स हो दिमाग में कि वो कभी जाए ही ना। सही। ये बस फ़ायदा है थ्योरी का कि आप पहले थ्योरी बताएं, पढ़ाएं, फिर उसको प्रैक्टिकल में करें कि ये अब ये हम इस तरह करते हैं। तो कोशिश करता हूँ, मगर वो हज़म नहीं होती आजकल के बच्चों को। वो कहते हैं कि बस हम सॉन्ग सुन लें, गा लें, बस परफॉर्मेंस हमारी हो जाए, ये थ्योरी सर हमारे ये ना कराएं इस तरह। तो सही। वो अब आदत ही नहीं है ना हमें बस ये है कि म्यूज़िक प्रैक्टिकली सीखना है और गाना है। तो ये फ़र्क है। बट थ्योरी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट म्यूज़िक सीखने के लिए, बहुत ज़्यादा। ठीक। आई होप कि एनसीबी ये चलता रहे। वैसे तो अजीब ही हालात हैं अभी। अच्छा, कहा जाता है कि म्यूज़िक की अच्छी बुनियाद के लिए अगर क्लासिकल की तालीम ले ली जाए तो लॉन्गर रन में बहुत फ़ायदा होता है। तो इसका भी कुछ पार्ट था आपके एनसीए में जब आप पढ़ रहे थे कि क्लासिकल सेमी क्लासिकल की भी साथ साथ ट्रेनिंग कहीं? ट्रेनिंग तो हमारी होती रहती थी, क्योंकि वोकल ट्रेनिंग हमारे हबीब साहब थे, जो बड़ी अच्छी रियाज करवाते थे सुबह सुबह, और हम रियाज करते थे बड़ा आला। मगर बात सिर्फ ये है कि अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। अभी वो क्लासिकल सुनने वाला टाइम भी नहीं है, क्योंकि क्लासिकल सुनने के लिए आपके पास कम से कम दुनिया से अलग कोई 2-3 घंटे आपके पास हों एक म्यूज़िक पीस को एप्रिशिएट करने के लिए। क्योंकि पहले वो आलाप करेंगे, फिर एक बंदिश शुरू होगी, सो ऑन, सो फिर वो वाला टाइम नहीं है अभी लोगों के पास। लोग कहते हैं कि ये गाड़ी में बैठे 2-2 मिनट के, 4 मिनट के 3 गाने हम सुने और हमारी डेस्टिनेशन आ जाए। अभी ये फ्लो है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मेरी जो फाउंडेशन थी वो थी क्लासिकली स्ट्रॉन्ग जी। और मैं सुन रहा था। मुझे ऐसा नहीं कहा गया कि ये सुनो या ये सुनो, मैं सुन रहा था। मैंने खुद चूज़ किया कि मैंने ये सुनना है या वो सुनना है। अब अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो बच्चे हैं वो जाहिर है क्योंकि फैमिली में ही बच्चे देख के वो चीज़ें, अब आजकल के जो है वो उनको क्या पता क्लासिकल प्रैक्टिस या ट्रेनिंग या लिसनिंग क्या होती है। मेहदी हसन साहब कौन थे, दुख की बात ही है, बिल्कुल उनको पता ही नहीं है। या मैं अगर कहूँ किसी को कि मेहदी हसन का पोस्टर आप अपने रूम में लगाएं, नहीं लगाएंगे। उनको देखने एक्स फैक्टर चाहिए उनको, बिल्कुल जाहिर है। बस ये डिफरेंस है। तो एनसीए में भी हम ये क्लासिकल ट्रेनिंग करते थे, राग बेस्ड बंदिशें सर हमें सिखाते थे और हम सरगमे करते थे और बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें उस टाइम पे मैंने सीखी हैं, जो मैं आज भी अपने स्टूडेंट्स को वो करवाता हूँ। क्या बात मतलब हमने तो शुरू किया इंटर और ये कॉलेज, मैं उनको स्कूल टाइम में वो चीज़ें करवा रहा हूँ, ग्रेड 6-7 को, कि आज ये जब ये सुनेंगे तो कोई दो तो होंगे जो इस फ्लो में निकलेंगे बिल्कुल, कि हमने इस तरह की चीज़ सुननी है। बिल्कुल। तो मेरा यही गोल है कि 20 बच्चे बैठे तो उनमें से 3 भी अगर इस चीज़ को फ्लो में ले जाते हैं और सुन लेते हैं या, तो वो ही बहुत ये चीज़ है, बहुत बड़ी अचीवमेंट बड़ी। हाँ, जो हमने कहीं कॉलेज में जाके शुरू किया, तो मैं अभी बिल्कुल टीनेज ग्रेड 6-7 के बच्चों को वो करवा रहा होता हूँ, बंदिशें। उनकी वजह से समझ में नहीं आता, मगर मैं पहले पूरी थ्योरी बताता हूँ, ये लिरिक्स हैं, ये इसका मतलब है, ये सारी ये स्केल है, ये नोट्स हैं, ये अब हम इस तरह गाएंगे। सही। तो बहुत सारे इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत सारों को समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या है। तो मिक्स ही है, सही है। मगर आज भी मैं ये कहूँगा कि जो लोग म्यूज़िक कर रहे हैं वो अगर मैं ये नहीं कह रहा कि क्लासिकल सीखना शुरू कर दें, ना सीखें। अभी वो टेम्परामेंट, वो पेशेंस ही नहीं है क्लासिकल सीखने का, मगर अपनी बेस प्रैक्टिस वो स्केल के बेस पे करें, प्रैक्टिस करें। वोकल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जिसको हम रियाज कहते हैं। जी जी। वो रियाज करना बहुत ज़रूरी है, जो मिसिंग है। इसीलिए
जब लाइव गाते हैं आके तो वो समझ नहीं आती कि ये किस तरह लाइव गा रहा है, जबकि स्केल से ऑफ है बॉय, ये पता नहीं कैसे गा रहा है। तो ये फ़र्क है। इसीलिए क्लासिकल ट्रेनिंग एट इतने हद तक कि आप अपने वोकल को पॉलिश करें, बस इतनी ज़रूरत है, वो है। सही। तो यहाँ पे हमने देखा पाकिस्तान में ये भी कहा जाता रहा कि ये जो घरानों की गायकी है, बिल्कुल। इसको ये अपने फैमिली के अंदर ही पालते हैं इस फ़न को, और बाहर किसी को सिखाने से भी कतराते हैं। तो क्या ये भी इसकी वजह बना है? यही दुख है, यही वजह है, बिल्कुल। कि समहाउ मैं समझता हूँ बड़ा सेल्फिश एक्ट है, शदीद सेल्फिश है। कि अब उसमें ये कि एक बंदा अगर तरस रहा है फैमिली से बाहर म्यूज़िक को या आपके उस आर्ट फॉर्म को पिक करने के लिए, घराने हैं ना, शाम 84 घराना, मतलब कितने घराने, पटियाला घराना, तो उन्होंने अपना स्टाइल, अंग उनका गाने का एक अपना अपना स्टाइल है। तो जो आउटसाइडर है कोई, अगर वो तरस रहा है आपसे सीखने को, बिल्कुल बिल्कुल, और वो चाह रहा है कि यार मुझे अपनी शागिर्दी में ले ले, और आप उसी जोन में है कि घर में ही रहेगी चीज़, तो ये सबसे बुरा है, ये एक्ट था ये। और अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ ये जितने भी पॉप सिंगर्स हैं हमारे, दे आर वे वे बेटर देन दोज पुराने क्लासिकल सिंगर्स। क्यों? क्योंकि वो कमा रहे हैं। देखिए, पैसा कमाना तो सब ने होता है, ये भी फैक्ट है। वो पैसा कमा रहे हैं, वो अपनी चीज़ें बना रहे हैं, और अब खुद नोन है, उनका नाम है आतिफ, फिर अगेन आतिफ असलम, अली ज़फ़र, और बहुत से रैपर्स हैं, एक दो अभी जो शुरू हुए हैं। मैं समझता हूँ वो उनसे बहुत बेहतर है कि वो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने सीना बसीना अपने उस्तादों की चीज़ें ली और वो ही आज तक गाते आए। एक सर्टेन लेवल में समझता हूँ ठीक है, अच्छा है कि वो जितना विकेबलरी या जितना उनके पास वो मवाद था वो और किसी के पास नहीं था, मगर फ़ायदा जब आपने किसी को दिया ही नहीं, बिल्कुल, तो आपको फ़ायदा क्या हुआ? आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप बस ये चाहते हैं लोग आपको सुनते रहें। अच्छा होता कि आपके दुनिया में स्टूडेंट्स होते और आपकी वो चीज़ें फैला रहे होते, मगर अफसोस ये कि उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल बांध के रखा, और जो उनके पास गलती से चला भी गया अगर कोई शागिर्दी में, तो उसका इतना बुरा हाल किया कि उसको, मतलब पता नहीं, सुनने में आता था कि वो आपका टेस्ट लेते थे कि म्यूज़िक कहीं बाद में सिखाते थे, पहले आपका पेशेंस लेवल देखते थे। आपको बस बिठा दिया है, ये करो, जाओ वो करो, ये ले आओ, जाओ वो करो, जाओ चाय ले आओ, ये मैंने सुना और देखा हुआ है। फिर जब उन्होंने देखा अच्छा ये टिक गया है, अब इसकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ऐसा भी होता रहा कि 2-2 साल आप ख्वार हो रहे हैं बस उस्ताद जी के जाके बैठक पे बैठे हुए हैं और उनके काम कर रहे हैं, और अब वो ट्रेंड नहीं है, अब वो है ही नहीं, बिल्कुल अब हो ही नहीं सकता कि आप इतना टाइम लगाएं फिर म्यूज़िक सिखाएं। बस दस्ती सिखाएं म्यूज़िक। मैं तो कहता हूँ सीखें और अपना सोचें और अपना बनाएं और फेमस हो। ये जो बच्चे बनाते हैं आजकल अपने इंस्टाग्राम पेज और इस पे गा रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ गाओ, मगर यार कोई लूप होल ना छोड़ो कि लोग कहें यार कितना बुरा गा रहा है और कितना। मैं ये हमेशा उनसे कहता हूँ कि गलती का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको गलती नहीं समझ आ रही ना कि आपके कितने नोट गलत आप गा रहे हैं, तो ना गाएं तब तक जब तक आपको अपनी गलती ना पता लगे कि मैं गलत कहाँ गा रहा हूँ। बस ये फ़र्क है आज के बच्चों में। वो देखते अच्छा उसने वो फेमस हो गया, मैं भी हो ही जाऊँगा। ये आजकल ट्रेंड चल रहा है कि अच्छा वो फेमस हो गया, मैं भी इस तरह का कुछ करता हूँ तो मैं भी फेमस हो जाऊँगा। ये जो है ना, ये गलत है और ये शदीद फैला हुआ है जहर की तरह। हर बंदा इसी चक्कर में लगा हुआ है सब। तो पता नहीं है क्या। आई विश जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं उनको उस ट्रैक पे ले जाऊँ कि हाँ प्रैक्टिस करें, फिर जो मर्जी करें, रैप करें, जो म्यूज़िक करना करो, मगर ऐसा करो कि लोग कहें यार वाकई ये पता लग रहा है कि ये सीखा हुआ। तो मतलब ये चॉइस होगी जो आजकल गाना सीखना चाहता है, उसके पास ये चॉइस होगी कि कोई भी जॉनरा जो है म्यूज़िक का, कि मैं कव्वाली कर लूँ, सूफ़ी म्यूज़िक कर लूँ, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, या प्लेबैक सिंगर बनना है मुझे, या फोक कोई है उसका बैकग्राउंड, और पॉप है, ये वो खुद चॉइस है उसकी, या नेचुरली कोई उसकी एक टोन है तो वो उसी पे टिका रहेगा? अब वही बात है कि
आप इम्प्रेस किस चीज़ से आप इम्प्रेस हो गए एकदम। जी आजकल मैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड देख रहा हूँ, कवाली से बड़े बच्चे इम्प्रेस बहुत ज़्यादा, वही ना, उनको बहुत हिट कर रही है कवाली। सब करने के उसमें है, जुनून में बिल्कुल। है। अब बच्चे आए हैं कि सर कवाली करा दें नुसरत साहब की। है ना। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे कवाली, पहले हम इसको ज़रा एक पहले मैंने कहा कवाली तक जाने के लिए थोड़ा सा बेस तो रखें। जी डायरेक्ट कवाली पे कैसे आप जाएंगे यार, मतलब स्टेप्स हैं कवाली तक, या एक सर्टन म्यूजिक पीस तक जाने के लिए आपको Stages हैं। हाँ स्टेज है। जी। एकदम कवाली पे सुन के आप चाह रहे हैं कि मैं बस दस्ती गा लूँ। अब उसमें एक 2-4 दिन पहले बॉयज़ आए हुए तो वो कवाली एक सुना रहा और उसमें सरगम थी, तो कह रहे सर ये क्या है, सनिधपा हो रही है ना सरगम। मैं कि सरगम है, तो कह रहे ये किस तरह होता है। खैर मैंने उसको करवाई लो, बिल्कुल टेम्पो लो करके। अब मैंने कहा ये लो टेम्पो है, जो खान साहब कर रहे हैं वो प्रैक्टिस है। सरगम प्रैक्टिस पे बेस करती है, सरगम ऐसे थोड़ी वो आप बनाते हैं अपनी स्पीड। तो बॉय बड़ा हुआ कि मुझे बस ये करना है, तो वही मैं कही करने के लिए थोड़ी सी ग्राउंड अपनी पक्की करें, फिर सारा कुछ ही होगा। मगर ये कि लोग आजकल हो ये रहा है कि आप स्कूल या कॉलेजेस में 10 लोग एक म्यूज़िक पीस अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप मजबूरी में उन 10 लोगों की वजह से वो पिक कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है वैसे। ये बहुत ज़्यादा हो रहा और है, भी आर्ट की फील्ड में क्योंकि हो रहा है। लॉबी में ट्रेंड में रहने के लिए ये लोग कर रहे हैं अभी जी कि शर्माते हुए, शर्मिंदगी फील करते हुए वो बता ही नहीं रहे कि मैं ये आर्टिस्ट सुनता हूँ। एग्जैक्टली। और ये मैंने देखा है एक कि जब मैंने बात की तो बताया कि सर मैं पता नहीं किसकी बात कर रहे कि मैं गुलाम अली को सुनता हूँ, और इन्होंने कहा कि यार तुम किस किस्म, ये बच्चे कह रहे हैं किस किस्म के यार तुम ये क्या सुन रहे हो गुलाम अली। अब वो सिर्फ उस लॉबी और ट्रेंड में रहने के लिए वो उन 5 लोग को फॉलो कर रहा है। उसका दिल नहीं भी कर रहा वो म्यूज़िक सुनने को, मगर वो उसके ग्रुप में 5 लोग वो म्यूज़िक सुनते हैं। उसने कहा ये मैं तो ये सुनता ही नहीं हूँ। और एक म्यूज़िक बहुत ज़्यादा इस हमारी नस्ल के दिमाग के अंदर फतूर बन गया है, वो है के पॉप। के पॉप इज़ अ म्यूज़िक फॉर्म है एक जो जापानीज़ की है। सही। और ये टीनेज जो लड़के लड़की ये के पॉप बहुत सुन रहे हैं। मैंने सुना, मुझे समझ नहीं आई के पॉप बिल्कुल। सिर्फ एक बीट चल रही है और वो अपनी जापानीज़ में कुछ वर्ड्स गाई जा रहे हैं, 1-2 वर्ड्स मुसलसल। अब मैं वो देख रहा हूँ कि ये इनको क्यों हिट कर रहा है, ये क्यों इसको सुन रहे हैं इतना, कि इसमें क्या है। मगर मुझे नहीं समझ आई कि इसमें और मैंने पूछा भी उनसे, मैं कहा क्या पसंद आता है इसमें। सर म्यूज़िक इसका, म्यूज़िक इज़ वेरी जेनेरिक। कि मैं कहूँ यार मैं म्यूज़िक अप्रिशिएट करता था अपने टीनेज में कि इसमें जो बेस लाइन चल रही है वो किस लेवल की बजा रहा है अगला, या इसमें पीछे जो ड्रम पैटर्न चल रहा है वो कैसे चला रहा है। दे आर अनेबल टू स्पेसिफाई के क्या पसंद आ रहा है। सर इसका म्यूजिक बड़ा अच्छा, वही फैशनेबली के एक को बस देख के हाँ दूसरे को बस देख के। यही है कंफर्म। कोई 1-2 बच्चियों ने कहीं वो सुना है, 4 ने अप्रिशिएट किया है, 5वें ने कहा अच्छा ओ यार मैंने तो ये सुना ही नहीं, उसने कहा चलो उसको भी लग गया, यही सुनते हैं। तो ये हो रहा है अभी, तो बड़ी अजीब बात है।